नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली एक लगभग 36-37 वर्षीय युवक की है और इनके कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, हम उसका उत्तर खोजेंगे और इनके ग्रहों के विषय में हम चर्चा भी करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं सबसे पहले इनके जन्म के तारीख की तरफ। 18 दिसंबर 1987 का इनका जन्म है। समय है 18:30 यानी शाम को 6:30 जम्मू। नक्षत्र है विशाखा, तिथि है त्रयोदशी, दिन है शुक्रवार और इनका जो पाया बनता है वो स्वर्ण पाया पे इनका जन्म हुआ है। और यदि किसी बच्चे का जन्म स्वर्ण पाया पे हो तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कि जिंदगी में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ती हैं यदि किसी का जन्म यदि स्वर्ण पाया पे हो तो। अब आइए इनके कुंडली की तरफ चलते हैं। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की इनकी कुंडली बनती है। लग्न जो है, लग्न के स्वामी बनते हैं बुध और राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल और बुध में जो है वो मित्रता नहीं है, दोनों में शत्रुता है, ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं। अब लग्नपति इनके कुंडली में बुध बनते हैं, कुंडली के षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं। कितनी डिग्री पे बैठे हैं बुध? तो बुध यहाँ पे 29 डिग्री पे बैठे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और अस्त होके बैठे हैं। तो बुध जब लग्न का स्वामी कुंडली के षष्ठ भाव में आके बैठ जाए, हालांकि कालपुरुष के कुंडली में बुध का यहाँ राशि आता है, कौन सी राशि? कन्या राशि। तो बुध यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, लेकिन इस लगन में, हर लगन में अलग अलग ग्रहों का, अलग अलग प्लेसमेंट का अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पे ये शत्रु राशिगत बैठे हैं और लग्नपति होकर के 29 डिग्री पे आके बैठे हैं, सम राशि में बैठे हैं। तो ये कैसे हैं? तो ये मृतक अवस्था में, यानी कि उनके पास बलाबल नहीं है, साथ ही वो अस्त होके भी बैठे हैं। मंगल से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन यहां पे वो जो राहु की 9वीं दृष्टि भी यहां पे पड़ती है। जब लग्न का स्वामी कुंडली के 6, 8, 12 में आके बैठ जाए, 6, 8 और 12 में आके बैठ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवयोग, यानी कि जातक को जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी उसको मिल जाती है, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं फिर भी उसको परेशानी आती रहती है। यदि उसके कुंडली में दशम भाव यदि खराब हो जाए तो और दिक्कत, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो लग्नपति की स्थिति मुझे अच्छी दिखाई नहीं दी। लग्न इनका 17 डिग्री पे है, आद्रा नक्षत्र में, यानी कि राहु के नक्षत्र में है और लग्नपति मृतक अवस्था में। लग्न का जो बलाबल है, मान है, वो सही है, लेकिन लग्नपति यहाँ पे कमजोर होकर बैठे हैं। साथ ही मंगल और इधर सूर्य शनि ने मिलकर के बुध को और कुंडली के षष्ठ भाव को पाप कर्तरी दोष में डाल दिया, यानी कि बुध बिल्कुल संपूर्ण रूप से यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। बुध के पास बिल्कुल बलाबल नहीं है कि जातक को जिंदगी में मनवांछित उन्नति जीवन में दे सके। साथ ही साथ जब मैं इनके बुध को इनके नवमांश कुंडली में जब मैंने जाके देखा तो देखा बुध लग्न में ही नीच के बैठे हैं, यानी कि बुध की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। बुध यहाँ पे लग्नपति है और कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। अब क्या होगा जरा समझिए। जब बुध यहाँ पे यदि इस लगन में कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के अंदर जितनी क्वालिटी होगी उस समाज में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने जाके षडबल देखा तो बुध सबसे कमजोर है और इनका लग्न और इनका कुंडली का चौथा भाव भी, लग्न 11 अंक लेके बैठा है, यानी कि बहुत कमजोर है, और चौथे भाव भी 9 अंक प्राप्त है, यानी कि जितना जातक के अंदर क्वालिटी होगा अपने आप को समाज में प्रूफ नहीं कर पाएगा। वो जितना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में खोजेगा वो उसको नहीं मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। उसके साथ वाले प्रमोट हो जाएंगे और वो उसी पद पे ही रह जाएगा। बहुत संघर्षों के बाद हो सकता है कि एक आध प्रमोशन मिल भी जाए, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्नपति की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब इनके कुंडली में शनि देव यहाँ पे अष्टम भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ पे शनि कुंडली में कारक हो जाते हैं मिथुन लगन में, क्योंकि वो भाग्यपति, उनकी मूल त्रिकोण राशि जो भाग्य भाव में। अब शनि की दृष्टि शनि कहाँ बैठे हैं? तो कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं और शनि जब कुंडली के सप्तम भाव बैठे तो विवाह में विलंब करा देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक
इनका विवाह नहीं हुआ है। और जब ये आए मेरे पास तो इनको बुध में शनि का अंतर चल रहा है अभी फिलहाल। तो जातक जिस ग्रह की अंतर दशा में आए और वो जहां पे ग्रह बैठा हो या जहां जहां का स्वामी हो, उससे संबंधित प्रश्न उसका रहता है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपका मुख्य मुद्दा यही कि मेरी विवाह कब होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही मेरा मुख्य प्रश्न है। तो विवाह को लेकर परेशान है, अभी तक विवाह नहीं हुआ। 1987 का जन्म है, आप भी समझ रहे हैं क्यों। क्योंकि शनि यदि सप्तम भाव में बैठते हैं तो क्या करते हैं, विवाह में विलंब लेके आते हैं। और सप्तम भाव में यहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं, यानी कि शनि सूर्य यहाँ मिल करके एक तो पितृदोष का निर्माण होता है। मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत ज्यादा बताया, आपको कई बार बताया। तो पितृदोष का निर्माण, और इसको हम विष दोष भी कहते हैं, विष दोष भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे विष दोष का निर्माण हो रहा है। अब शनि की दृष्टि इनके कुंडली पे पड़ेगी, कहां पे, लग्न पे। हालांकि शनि इस कुंडली में जो है वो 0 डिग्री पे बैठे हैं, शनिदेव का 0 डिग्री पर मूल नक्षत्र में और अस्त होकर बैठे हैं। तो दृष्टि का प्रभाव बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इस चीज को हम देखेंगे ही। तो शनि लग्न पे दृष्टि डालेंगे, क्या करेंगे, इनके सारे कार्यों में विलंबता लेके आएंगे, सारे काम इनके लेट कर देंगे। और चूंकि शनि भाग्य भाव के स्वामी है, मैं आपको बताया कि दृष्टि बल से कमजोर है, लेकिन फिर भी भाग्य पे दृष्टि डाल के भाग्य को एकदम डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक भाग्य का साथ जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि शनि का मान 0 है और शनि अस्त होकर बैठे हैं, यानी कि शनि पीड़ित है। तो संपूर्ण रूप से शनि का प्रभाव यहां मिलेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं। तो अब क्या है, अब लगन पे शनि की दृष्टि इनकी पड़ रही है, यानी कि कार्यों में इनकी विलंबता होगी। और इनका चंद्रमा जो है कुंडली के षष्ठ भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है, कितने डिग्री पे, तो 2 डिग्री पे मात्र चंद्रमा इनके बैठे हुए हैं। 2 डिग्री पे चंद्रमा बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में। और चंद्रमा 3 डिग्री तक यहाँ के परम नीच के माने जाते हैं, कि चंद्रमा यहाँ पे नीच के माने जाएंगे। आपको ऐसे ग्रह की डिग्री देखना है, यदि 3 डिग्री चंद्रमा ऊपर होते हैं तो वो चंद्रमा सामान्य हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे 2 डिग्री पे और कुछ कला और कुछ विकला पे है, यानी कि संपूर्ण से चंद्रमा यहाँ पे नीच के माने जाएंगे। अब जातक के कार्य में जब विलंबता होगी तो जातक का मन जो है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा और मन से वो दुखी हो जाएगा। फिर बोलेगा, जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, सारा कष्ट मेरी जिंदगी में ही आ गया है। ये कब होगा, जब चंद्रमा की स्थिति इस पर, क्योंकि आपको बताया मैंने कि चंद्रमा भी यहाँ पे पाप कर्तरी दोष में और केतु से दृष्ट है और नीच के होकर बैठे हैं, अच्छा नहीं है। और जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति भी जाकर के राहु के साथ पीड़ित होकर बैठा है। सारे जब तक आप चीजों को ध्यान नहीं देंगे तब तक कुंडली अध्ययन के बिल्कुल अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। चंद्रमा यहाँ पे धनपति होकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा की राशि जहां होती है वहां हमेशा उतार चढ़ाव लेके आते हैं, जब तक कितना भी कमाएगा धन बचा नहीं पाएगा। और साथ ही साथ बीमारियों पीछा नहीं छोड़े, क्योंकि स्वर्ण पाया पे जन्म है, चंद्रमा षष्ठ भाव बैठे हैं। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, छाती में कफ जम जाना, निमोनिया हो जाना, इन सब चीजों की प्रॉब्लम, साथ ही साथ पाचन तंत्र की समस्या, क्योंकि चंद्रमा जो डाइजेस्टिव इंजाइम जो हमारे पेट में जो बहता है उसका कारक चंद्रमा है। जो उसमें जो फ्रूट्स बहते हैं डाइजेस्टिव इंजाइम, वो चंद्रमा का काम है कंट्रोल करना। आंतों के कारण बृहस्पति हैं और उसमें जो इंजाइम्स जो होते हैं उसके कारण चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ पे पेट की प्रॉब्लम देंगे, पाचन तंत्र की समस्या देंगे। क्यों, क्योंकि कुंडली में जल तत्व तो खराब हो गया। और पृथ्वी पे जैसे 3 भाग जल है, वैसे हमारे शरीर में, हमारा शरीर की पूरे मेटाबॉलिज्म जो है वो पानी पे ही आधारित है। खून हो गया, थूक हो गया, आंसू हो गया, जो भी है। तो चंद्रमा यहाँ पे खराब हो गया, जल तत्व तो खराब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो मुख्य मुद्दा था विवाह को लेकर के, समस्या तो जो इनको है, मैंने बताया कि आपकी प्रमोशन में दिक्कत, ये दिक्कत, सारे दिक्कत इन्होंने कहा है। अब विवाह से संबंधित समस्या, तो क्या इस कुंडली में विवाहिक सुख है, एक नजर आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कुंडली के सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हैं, और मैंने बोला है आपको पहले भी कि जब किसी भाव में 2 पाप ग्रह बैठे तो उस भाव का नाश कर देते हैं। अब यहाँ पे सप्तम भाव में सूर्य और शनि जैसे पापक ग्रह का बैठना ये अच्छा संकेत नहीं है, यानी कि सप्तम भाव पीड़ित हो गया। और भाव का स्वामी कौन हो गया, तो भाव का स्वामी हो गए गुरु। वो राहु के साथ जाके गुरु चांडाल दोष बना के बैठे हैं। बृहस्पति जो है यहाँ पे रेवती नक्षत्र में, यानी कि शत्रु के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु चंडाल दोष बना करके बैठे हैं। और किसी पुरुष के कुंडली में विवाह का कारक ग्रह कौन होता है, शुक्र होता है। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, केतु से दृष्ट होकर बैठे हैं। और डिग्री वाइज यदि देखा जाए तो 1 डिग्री पे बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। और सूर्य के नक्षत्र में या सूर्य के साथ यदि शुक्र बैठे तो दाम्पत्य जीवन को कमजोर बना देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि है,
और शुक्र जो है वो क्या है, वो एक नवयोगना सुकुमारी कन्या है। तो इसलिए जो है विवाहिक जीवन को कमजोर बना देते हैं। अब मैंने इनको क्लियर कट एक शब्दों में इनको मैंने एक बात कह दिया, क्या कि ठीक है, सप्तम भाव पीड़ित, भाव का कारक पीड़ित और भावेश पीड़ित, और विवाह न होने का सबसे मेन कारण मैं आपको बताता हूं कि इस कुंडली में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष है, क्योंकि यहां 1 2 3 4 और 5 घर पूरे खाली हैं, तो संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष भी जो है वो क्या करता है, विवाह में बाधा, वैवाहिक जीवन में बाधा, संतान को लेकर बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा, जीवन में जातक जो है ऊंचाइयों तक जाता है, फिर खसक के वापस 5 कदम नीचे आ जाता है। तो लगातार जिंदगी में उतार चढ़ाव ये जो काल सर्प दोष देते रहते हैं। तो समस्या काल सर्प दोष की भी है। बृहस्पति जो मैंने आपको प्रॉब्लम जो गिनवाया वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है काल सर्प दोष भी समस्या है। साथ ही साथ ये पितृदोष जो निर्माण हो रहा है ये भी समस्या है। गुरु चांडाल दोष निर्माण हो रहा है ये भी समस्या है। चंद्रमा नीच के बैठे हैं, मैंने संपूर्ण से कहीं ना कहीं कुंडली जो है अत्यंत पीड़ित मुझे दिखाई दे रही है। तो यदि जातक कुंडली मिला के यदि खूब अच्छे से विवाह करता है, सारे चीजों का यदि दोषों का समन करता है, तो दाम्पत्य जीवन एकदम संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं। जातक को जो है थोड़ा अपने व्यवहार पे, अपने ऊपर संयम लेके आना पड़ेगा। यदि मैं ये कह दूं कि कुंडली में सारे ग्रहों को ठीक करके आप शादी कर लीजिए, सारे उपाय कर लीजिए, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जातक का स्वभाव देखना पड़ेगा ना। ये मिथुन लगन के हैं, मिथुन मतलब बुद्ध के जातक हैं, और बुद्ध क्या है, बालक है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। ऐसे व्यक्ति जिस बात पे 5 मिनट पहले हंसते हैं, 10 मिनट बाद उसी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। ये इनका स्वभाव। लगन पे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य क्या है, सूर्य तेजस्व है, राजा है। तो जातक के जो व्यक्तित्व संबंध बनाएंगे तो ऐसा व्यक्ति झुकना पसंद नहीं करेगा, चाहे गला कटे लेकिन गला झुकाऊंगा नहीं। और पत्नी भी वैसे ही आएगी, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, तो पत्नी भी लगभग इसी मिजाज की आएगी कि वो भी झुकना नहीं पसंद करेगी, ये भी झुकना पसंद नहीं करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। कुंडली मिला के वजह शादी करते हैं ना, तो संपूर्ण दाम्पत्य सुख यहां मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? वो बताता हूं। क्योंकि यहां पे सप्तम भाव के स्वामी यहां पे बनते हैं बृहस्पति, और यहां पे सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। वो लगन में जाके नीच के बैठे हैं, और इधर मंगल और केतु ने मिलकर पाप कर्तरी दोष लगा दिया, यानी कि ये पाप कर्तरी दोष में बैठे हैं। और कैसे? तो नीच के बैठे हुए हैं। और यहां पे सप्तम भाव का जो स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और कुंडली के 12वें भाव में केतु के साथ बैठे हैं, राहु से युक्त होकर बैठे हैं। यानी यहां भी राहु देख रहा है बृहस्पति को, केतु युक्त है, और वहां केतु युक्त है और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं विवाहिक जीवन में समस्या को दिखा रहा है। तो संपूर्ण दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, ऐसा मैंने क्लियर कट इनको कह दिया है। साथ ही साथ मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं। यदि कुंडली के 4थे भाव में केतु बैठे तो आप जिस भी घर में रहेंगे उसमें वास्तु दोष होता है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो इन्होंने बोला वो कैसे होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं इस विषय में। तो इनके पिताजी नहीं हैं, तो मैंने इनसे सिर्फ एक ही शब्द पूछा कि क्या आपके पिताजी किसी बड़े बीमारी से, किसी हादसे से उनकी मृत्यु हुई? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था अचानक, और वो सर्वाइव नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। तो मैंने पूछा कि आपके ईशान कोण में टॉयलेट है? तो इन्होंने कहा हाँ, मेरे घर के ईशान कोण में टॉयलेट है। जब भी आपके कुंडली में केतु 4थे में बैठे तो वास्तु दोष होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसमें ईशान कोण या अग्नि कोण कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। तो ये वास्तु दोष है, और समस्या आपके सामने दिखाई दे रही है। जातक को परिवार का सुख नहीं मिल रहा है। इनके पास बहुत अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि पंचम भाव में मंगल बैठा है, और मंगल जो है इनके कुंडली में विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, पंचम में मंगल बैठे हैं। तो पंचम मंगल बैठे जातक ने टेक्निकल एजुकेशन लिया, जातक तकनीकी शिक्षा लिया, क्योंकि पंचम पति भी जाकर के और शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और शनि मशीनरी के कारक हैं और मंगल तकनीक के कारक है। तो जातक ने टेक्निकल एजुकेशन लिया, घर से दूर रहते हैं, घर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पिताजी घर दे के गए हैं, लेकिन उस घर में रहने का सुख प्राप्त नहीं है। जब तक किराए पे रहता है, घर पे गाड़ी है, लेकिन फिर भी एक सामान्य गाड़ी से ही ऑफिस आना जाना होता है। तो ये पारिवारिक सुख को मंदा करेंगे, और यही जो है परिवार का सुख, यानी कि विवाह के बाद भी, तो यहाँ पारिवारिक सुख में भी कहीं ना कहीं कमी करेंगे। तो ये समस्या इनके साथ बनी रहेगी। इन्होंने कहा कि मनवांछित फलों की प्राप्ति मुझे नहीं हो पा रही जिस प्रकार से मैं चाह रहा हूं। अब आइए थोड़ा सा मैं इनके कुंडली में 1-2 चीजें और दिखाता हूं आपको। इनकी कुंडली में जो है इनका लग्न 17 डिग्री पे, सूर्य इनका मात्र 2 डिग्री पे बैठा है,
चंद्रमा इनका 2 डिग्री पे बैठा है, मंगल इनका 22 डिग्री पे, बुध 29 डिग्री पे, बृहस्पति 26 डिग्री पे, शुक्र 1 डिग्री पे, शनि 0 डिग्री पे, राहु केतु 4-4 डिग्री पे बैठे हैं। अब इनको बुध की दशा 2 जनवरी 2008 से 2 जनवरी 2025 तक, इस बीच में इन्होंने कम से कम 4 से 5 बार अपना जॉब बदल दिया। क्यों? क्योंकि बुध की दशा है, बुध षडबल में सबसे कमजोर होकर दिखाई दे रहे हैं, और बुध की स्थिति मैंने आपको बता ही दिया कि स्थिति क्या है, बुध कमजोर है। तो जातक, अब चूंकि लग्नपति बुध है और देखिए यहाँ पे लग्न को 11 अंक प्राप्त है, तो जितना जातक के अंदर क्वालिटी होगी उस समाज में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा, उसको मनचाहा प्रमोशन भी नहीं मिल पाएगा। और इसका एक कारण तो ये भी है, और दूसरा कारण काल सर्प दोष भी है। तो ये सारे जब स्थितियां मैंने देखा कुंडली में, तो मैंने कहा कि नहीं, समस्या कुंडली में आपके है और आपको इन चीजों को ठीक कराना पड़ेगा, तो ही जाकर के जिंदगी में उन्नति आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे शुक्र पंचम पति भी हैं, और पंचम भाव के स्वामी होकर जाकर के वो अष्टम में बैठे हैं। नक्षत्र उन्होंने सूर्य का लिया और उन पे केतु की दृष्टि है। अब आप जरा समझिए कि एक पुरुष के कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए और उम्र का जो अभी स्थिति है, तो जातक आगे चल करके संतान प्राप्ति में तो उसको बाधा है, क्योंकि बृहस्पति भी पीड़ित है, पंचम भाव का स्वामी पीड़ित है, और बृहस्पति पंचम भाव के कारक भी माने गए हैं, तो संतान को लेकर भी समस्या इस कुंडली में आएगी, ऐसा मैंने कहा है। यानी कि संपूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन और जो उसके बाद का जो जीवन होता है, संतान इत्यादि, बहुत सुखद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा इनके कुंडली में एक और बात आपको ध्यान देने वाली बात है क्या, कि इस कुंडली में जो शनि देव बनते हैं वो अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो शनि क्या सिर्फ भाग्य भाव का ही फल देंगे? नहीं, वो अष्टम भाव का भी तो अपना काम करेंगे। तो अष्टम भाव का जब काम करेंगे तो दाम्पत्य को इफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो इन सब सारे चीजों को जब मैंने ध्यान से देखा, हालांकि इनको कमी किसी चीज की नहीं है, पिताजी ने बहुत इनके लिए छोड़ के गए हैं पिताजी, उनसे इनका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा, और पिताजी का पेंशन भी माताजी को मिल रहा है। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, माताजी को पेंशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनका सूर्य षडबल में सबसे मजबूत होकर बैठा हुआ है, लेकिन वो सप्तम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव को जलाएगा, यानी दाम्पत्य सुखों को कमजोर करने का काम करेगा यहाँ पे। साथ ही साथ इनसे मैंने ये भी पूछा कि जिस प्रकार से आपका शुक्र बैठा हुआ है, मुझे ये लगता है कि आपके बहुत सारे जीवन में रिलेशनशिप हुए होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, लेकिन मैं बोला लेकिन वो मैच्योर्ड नहीं हुआ होगा। और मैंने एक वीडियो में बना के आपको बताया था कि जब पंचम भाव का स्वामी, प्रेम भाव का स्वामी 6, 8 और 12 में बैठ जाए तो इसमें प्रेम सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, न के बराबर। इन्होंने कहा मुझसे कि हाँ, मैं 2-3 बार रिलेशनशिप में आया, लेकिन मेरे रिलेशन मैच्योर्ड नहीं हो गए, मेरे रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं एक समय तक जाकर के और समाप्त हो गए। तो प्रेम विवाह के योग तो दिखाई दे नहीं रहे मुझे, क्योंकि प्रेम सफल होगा नहीं इसमें। तो आते हैं किस पे? अरेंज मैरिज पे। लेकिन अरेंज मैरिज कब होगा, जातक का प्रश्न ये है। तो गोचर में हम जब बृहस्पति की स्थिति, क्या इसके पहले गोचर में बृहस्पति की स्थिति विवाह वाली नहीं बनी होगी? बनी होगी, लेकिन जातक की कुंडली में यदि ये सारे दोष हैं, और जब तक जातक इन दोषों का समाधान नहीं करेगा, जब तक अपने ग्रहों को अनुकूल नहीं बनाएगा, तो विवाह कैसे होगा? जैसे अभी भी इनकी राशि क्या है, तो इनकी राशि है वृश्चिक राशि, और अभी बृहस्पति इनके कुंडली में जो है सप्तम भाव में, यानी कि दाम्पत्य भाव में गोचर कर रहे हैं। विवाह के योग अभी भी बना हुआ है, अगले साल मई तक बना हुआ है। और साथ ही साथ बुध में शनि का अंतर चल रहा है, और शनि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो विवाह कराने का योग तो अभी भी चल रहा है, लेकिन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान रखते हुए विवाह कराना पड़ेगा। दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं होगा, और यदि विवाह हो भी यदि जाता है तो एक बहुत माधुर्य वाला दाम्पत्य जीवन होगा, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। समस्या थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी। अब विवाह का समय इनका चल रहा है, इनको मैंने बता दिया कि यदि आप सारी चीजों को ठीक करते हो तो जनवरी तक कहीं ना कहीं विवाह होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा यहाँ बनते हैं। क्योंकि केतु जो है इनके कुंडली में, केतु जो है वो उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और वो सूर्य भी कुंडली के सप्तम में बैठे हैं, यानी कि तब भी विवाह के समय 2025 के बाद भी विवाह का समय इनका चलता ही रहेगा। लेकिन कम से कम अगले साल मई तक तो समय बहुत अच्छा है। तो यदि ये सारी चीजों का भी समाधान कराते हैं, काल सर्प दोष की शांति कराएं, गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं, शनि और सूर्य के लिए जो विष दोष है इसको ठीक कराएं। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? यदि चंद्रमा, सूर्य और शनि की यदि युति हो तो क्या करेंगे? तो मैं सबसे अच्छा कहता हूं कि एक बार संकल्प करा करके और जो है तुला दान कर दीजिए। शनि के लिए भी कीजिए और सूर्य के लिए भी एक बार तुला दान कीजिए, इससे राहत मिलेगी जातक को। जातक को क्या करना चाहिए कि एक बुद्ध को मजबूत करने के लिए एक पन्ना धारण करना चाहिए,
हालांकि षष्ठ में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि तात्कालिक मित्रता में है और यहाँ पे वो कालपुरुष की कुंडली में कारक माने गए हैं और अस्त होकर बैठे हैं और सूर्य से अस्त होकर यानी कि पराक्रम पति के साथ अस्त होकर बैठे हैं, तो कोई दिक्कत विशेष नहीं आएगी, क्योंकि इस लगन में सूर्य अकारक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे वो यदि चाहें तो एक पन्ना पहन सकते हैं, एक बृहस्पति के लिए पुखराज पहने और साथ ही साथ शुक्र के लिए ओपल जो है वो गले में धारण करें, गले में, हाथ में नहीं, क्योंकि बृहस्पति के लिए पुखराज और पन्ना हाथ में पहने। और यदि चाहें या ऐसे भी कर सकते हैं कि शुक्र और बुध का रत्न यानी पन्ना और ओपल अपने गले में पहने और बृहस्पति का रत्न पुखराज अपने हाथ में पहने। गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं, नित्य जो है सूर्य भगवान को 1 लोटा जल प्रदान करें, भगवान गणेश के मंदिर में जाएं बुध को ठीक करने के लिए और डेली जो है या अपने घर में ही भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें और प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को लड्डू या मोदक का भोग लगा करके उनकी आरती करें। इससे बुध अच्छे हो जाएंगे और साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार के दिन हरा कपड़ा पहनने से भी बुध अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र के लिए प्रत्येक शुक्रवार को जो है पानी में कपूर मसल के या गुलाब जल मिला के स्नान करें, गुलाब या रजनीगंधा का इत्र नित्य लगाएं और जो है गाय को सफेद ज्वार पानी में फुला करके 2 मुट्ठी या जितना भी सकें वो गाय को खिलाएं या गाय को हरा चारा खिलाएं, शुक्र अच्छा होगा। शुक्र के मंत्र का नित्य ओम द्राम द्रिम द्रौम स शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और बुध के मंत्र का भी ओम ब्राम ब्रिम द्रौम स बुधाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। शनि के लिए जो है वो एक एमेथिस्ट रत्न आता है, उसको पहने कम से कम 8 कैरेट का और प्रत्येक दिन जा करके पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं और शाम को शनिदेव के मंत्रों का ओम प्राम प्रिम प्रौम स शनैः नमः या ओम सम शनैश्चर मंत्र का जाप करें। इससे जो है कुंडली इनकी धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगी और जीवन में जो है संकट नाशन भगवान यदि गणेश का आराधना करते हैं या यदि नित्य संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इनके जीवन में संकटों का समाधान होगा। चंद्रमा चूंकि नीच राशि में बैठे हुए हैं तो चंद्रमा के रत्न पहनने की सलाह बिल्कुल भी मैं नहीं दूंगा। इसके लिए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें, प्रत्येक सोमवार को पानी में दूध डाल करके कच्चा दूध डाल करके स्नान करें और चांदी के डब्बे में अपनी माँ से चावल लेकर के और अपने पास रखें। इससे चंद्रमा इनका अच्छा हो जाएगा। नित्य माता के चरण स्पर्श करने से भी चंद्रमा अच्छा हो जाता है और भगवान भोलेनाथ पे भी 1 लोटा जल यदि चढ़ाते हैं तो इससे भी चंद्रमा अच्छा हो जाता है। तो इन छोटे छोटे यदि उपाय को ये करते हैं तो इनकी जो कुंडली है वो आहिस्ते आहिस्ते बैलेंस होना शुरू हो जाएगी और इनको जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति होगी। तो यकीन है कि आज का कुंडली विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। यदि आप भी अपना कोई राय लेना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है और यदि मुझसे व्यक्तिगत राय लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन आप भी YouTube के माध्यम से या यदि व्यक्तिगत आप यदि टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यदि बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।